मतलब अपनी क्लास का टाइमिंग फिर आप ऐसा करना 5:30 से 6:30। 7 बजे से ले लेना। अरे 7 तो ऐसा करना, बोल रहा हूँ ना 6 से 7 कर लेना। 6 से चल जाए, ठीक है। चलो भैया हूँ तो शुरू करें हम लोग। अभी हम लोग स्ट्रीमिंग चेक कर लें। तो फिर गौरव सर अभी क्या ये एक चीज पढ़ा रहे हैं कि कुछ और भी कर रहे हैं साइड बिजनेस में? चलता रहता है यार, सारे कलाकार हैं। कोई स्टॉक मार्केट नहीं करते ये गौरव सर। गंदी चीजें नहीं करनी चाहिए। गंदी चीजों में तो पैसा आता है जब। आदत खराब हो जाती है इससे लोगों की। चलिए जी, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि इसको बोलते हैं अन्य साधनों से आय, ठीक है। अब ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमने देखिए अभी तक जो है 4 डिफरेंट हेड पढ़े। उसमें हमने पढ़ा, एक तो होती है इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, जहाँ पर सैलरी हेड की इनकम आती है। एक आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर प्रीवियस हेडिंग आपके पास, नंबरिंग गलत हो गई इसकी, हाँ जी, प्रीवियस हेडिंग आपके पास पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और चौथा आपके पास कैपिटल गेन, ठीक है। तो अगर कोई भी इनकम बेटा आपकी ऐसी है जो इन चारों कैटेगरी में नहीं आ पा रही है, तो फिर वो इनकम कौन से सेक्टर में जाएगी, कौन से हेडिंग में जाएगी? वो इनकम जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो इन चारों हेड में नहीं जाती, जो अदर सोर्सेज में जाती है ना। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये तो पर्टिकुलर हेडिंग की इनकम होती है आपके पास, है ना। इनकम टैक्स में कुल मिला के 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन, है ना। तो अगर कोई इनकम ऐसी है बेटा जो इन चारों हेड में नहीं आ रही है, तो फिर अल्टीमेटली किस में जाएगी? वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपके पास कैटेगरी है। अब बात क्या आती है कि सर ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो इसकी कैटेगरी में इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। तो लिखिए आप, फॉलोइंग इनकम विल बी included in the case of income from other sources. Following income will be included in the case of income from other sources, ठीक है। चलो भैया, तो कौन कौन सी इनकम आती है लिखाऊं फटाफट? चलो जी लिखो भैया लिखो। इनकम फ्रॉम डिविडेंड, है ना। चाहो तो पॉइंट लगा लो 1 2 3 4, और चाहो तो कोमा लगा के लिखते जाओ, है ना। तो इनकम फ्रॉम डिविडेंड। नंबर 2, इनकम फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, हाँ कॉमा लगा के लिखते जाओ या पॉइंट में लिखते जाओ। हॉर्स रेस, लॉटरी, हॉर्स रेस, गैम्बलिंग, है ना, अर्थात सट्टा लगाना, गैम्बलिंग, कॉमा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कॉमा कमीशन फ्रॉम
एनी पर्सन, कमीशन फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, अदर देन एम्प्लॉयर। देखो अदर देन एम्प्लॉयर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एम्प्लॉयर से अगर कमीशन मिलता है तो वो सैलरी में जाता है, ठीक है। अदर देन एम्प्लॉयर, इनकम फ्रॉम, कॉमा लगा के लिखो बेटा, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग, सब लेटिंग बताते हैं। देखो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई प्रीमाइसेस किराए पे लिया, ठीक है। अब ये प्रीमाइसेस के अंदर मान ले भैया तू 4 कमरे हैं, तेरे काम में 3 कमरे आ रहे हैं, तो 3 कमरे तेरे काम में आ रहे हैं, 1 2 3, एक खाली पड़ा है, तेने कहा खाली पड़ा है फालतू जा रहा है, तो तेने क्या करा, इसको रेंट पे चढ़ा दिया किसी और को। अरे तू ही किराएदार है, आप खुद ही क्या टेनेंट हो, आपने पूरी बिल्डिंग ले ली, वहाँ 4 कमरे थे, उसमें एक कमरा आपने किसी और को किराए पे दे दिया, तो आपको किराया मिलेगा। इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सब लेटिंग, तो वो भी अदर सोर्सेस में जाती है, ठीक है। कॉमा लगा के लिखते जाओ। एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, कॉमा इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस एजेंसी, इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस एजेंसी, फिर इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, ब्रैकेट में लिखना बेटा, इफ इट इज नॉट income from profession, if it is not income from profession, फिर कॉमा सैलरी ऑफ member of parliament, salary of member of parliament and member of state assembly, ठीक है। फिर आगे लिखो इसमें फीस and any other receipt for director, fees and any other receipt for director, ब्रैकेट में लिखना, if he is not employee, फिर लगाओ कॉमा, लिखो फैमिली पेंशन, अच्छा पेंशन और फैमिली पेंशन में डिफरेंस बताया आपको, पेंशन क्या होती है, फैमिली पेंशन क्या होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान के चलो हस्बैंड वाइफ है जैसे, तो हस्बैंड जॉब में, फिर हस्बैंड रिटायर हो जाते हैं, हस्बैंड को पेंशन मिलती है, तो वो तो होती है पेंशन। तो वो बंदा जो जॉब में है उसी को पेंशन मिलती है, तो नॉर्मल पेंशन इनकम होगी और वो टैक्सेबल होगी सैलरी में। लेकिन हस्बैंड की हो जाती है डेथ, तो हस्बैंड के बाद वो पेंशन किसको मिलेगी, वो पेंशन मिलेगी वाइफ को, ठीक है। तो वाइफ को जो पेंशन मिलती है उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है, ठीक है। तो फैमिली पेंशन लिख लिया, ठीक है। फिर गिफ्ट ऑफ rupees more than 50,000, gift of rupees more than 50,000, गिफ्ट ऑफ रुपीज मोर देन 50,000 है ना, यानी कि 50,000 रुपए से ज्यादा का मिलने वाला गिफ्ट, ठीक है। चलिए फिर इसी में लिखो आगे, इनकम
इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। ठीक है, तो भैया ये तो सारी इनकम हो गई जो कि आपकी इस हेडिंग में टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब जब आप ये इनकम निकालोगे तो नॉर्मल सी बात है, बेटा क्या होता है, जब हम इनकम निकालते हैं ना तो हम बोलते हैं कि यार इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा किया है उस खर्चे की तो रिडक्शन मिलनी चाहिए ना। तो लिखो अगला टॉपिक, डिडक्शंस अवेलेबल, डिडक्शंस अवेलेबल, डिडक्शंस अवेलेबल। ठीक है, हाँ जैसे अपन गाड़ी कार ली, ठीक है, हमने 5 लाख का तो कैश दे दिया, ठीक है, 5 लाख का फाइनेंस करा लिया, ठीक है, वो 5 लाख भी टैक्स वो इनकम टैक्स के स्टेटमेंट में शो होगा। देखो वो खर्चा है, इनकम टैक्स में क्या शो होती है, इनकम, खर्चा शो नहीं होता, इनकम शो होती है। आपने गाड़ी बेची, पैसा कमाया, वो चेक करना पड़ेगा, वो भी गाड़ी बिजनेस की होनी चाहिए, क्योंकि हमने कैपिटल गेन में पढ़ा है पर्सनल यूज की एसेट्स तो कैपिटल एसेट्स में आती ही नहीं। बिजनेस की कोई कार थी आपको, आपने बेची, उस पर कोई प्रॉफिट या लॉस है तो वो नहीं आता। हाँ जी, डिडक्शन में लिखो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 लिखो, लिखो भैया पॉइंट नंबर 1, इन द केस ऑफ फैमिली पेंशन, in the case of family pension, family pension, 1/3 of family pension, 1/3 of family pension और ₹15,000, ये लिख दिया मैंने स्क्रीन पे भाई, या तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन है ना, जितनी आपको पेंशन मिल रही है उसका 1/3 और ₹15,000 और ₹15,000, whichever is lower, whichever is lower, whichever is lower will be allowed as deduction, whichever is lower will be allowed as deduction। ठीक है, फिर लिखो अगला पॉइंट, इन द केस ऑफ इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इन द केस ऑफ इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, interest collected by bank, deduction of collection charges, deduction for collection charges will be given, deduction for collection charges will be given and if there is any loan taken, if there is any loan taken for investment, any loan taken for investment, then interest on that loan will be allowed as deduction, ठीक है। मैं तो कहीं भी जॉब वॉब नहीं कर रहा, तो ऐसा हो सकता है कि मैं भी इनकम टैक्स भर सकता हूँ। पर आपकी कहीं से इनकम आ रही होगी तभी तो इनकम टैक्स भरोगे आप। ITR की बोल रहे हो क्या आप, इनकम टैक्स रिटर्न?
इनकम टैक्स रिटर्न आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एज पर इनकम टैक्स मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी बंदे की इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन से कम है, अब इंडिया के अंदर देखो हमारी जो बेसिक एग्जम्पशन है वो 2.5 लाख है, तो एज पर इंडियन इनकम टैक्स बोलता है कि भाई अगर आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको फिर इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। मत बताओ कौन कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मत बताओ। वो तो जिस दिन पर इनकम टैक्स वाले की नजर में आप आ गए, क्योंकि हर जगह तो पैन नंबर लगता है, पैन कार्ड लगता है ना, पैन नंबर लगता है, वो पैन नंबर से पूरा आपका स्क्रूटनी चलता रहता है इनकम टैक्स में, है ना। फिर जब भी कोई अननोन ट्रांजेक्शन, मान लो आपने कोई 50 लाख का मकान अपने नाम पे खरीद लिया, तो वो पूछेंगे भाई तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे ना, तू तो कमाता ही नहीं है, पैसे कहाँ से आ गए, मकान कहाँ से खरीद लिया, ठीक है। तो फिर वो आपको जवाब देना पड़ेगा उस टाइम पे। 2.5 लाख से कम का आपके पास कोई टैक्स है ही नहीं, बल्कि इवन आज की तारीख में तो प्रैक्टिकली 5 लाख से कम पे भी कोई टैक्स नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ अगर आपकी इनकम नहीं भी है ना तो कहीं ना कहीं से दिखाओ कि मैं पार्ट टाइम बच्चों को क्रिकेट कोचिंग में मेरा जॉब है, मैं क्रिकेट कोचिंग में बच्चों को कोचिंग सिखाता हूँ, कोचिंग की फीस आती है मेरी, तो दिखाओ, क्या दिक्कत है उसमें, टैक्स तो लग ही नहीं रहा, आपकी कैपिटल बनती जा रही है। मान लो आप हर साल 4 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, टैक्स आपका लग ही नहीं रहा 4 लाख से, तो 10 साल बाद आपके पास 40 लाख रुपए आ जाएंगे एक नंबर में, जेब में कुछ भी नहीं है पर बुक्स में कितने 40 लाख रुपए एक नंबर में। अब तेरे पापा के पास 2 नंबर का पैसा 40 लाख का, बोला पापा मेरे को दो 40 लाख से, आपने कहा मकान खरीद लिया, बोले कहाँ से, बोले ये रहा, इतना साल से कमा रहा था ना मैं, पैसे बचा लिए, तो ये आपका ब्लैक मनी उससे वाइट हो जाता है वैसे। तो नहीं जरूरी वैसे आईटीआर बढ़ते रहना चाहिए। चलिए एनीवेज, हाँ जी, तो ये हमने 2 रिडक्शन लिख दी, फैमिली पेंशन लिख ली, और हमने लिख लिया कि देखिए अगर हमारा इंटरेस्ट है डिविडेंड बैंक कलेक्ट करता है और उसके बदले में बैंक चार्जेस लेगा तो वो आपको अलाउड है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई लोन ले रखा है, ठीक है, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपके लिए अलाउड है एज एक्सपेंस, ठीक है। चलिए फिर अगला लिखो बेटा आप, कैजुअल इनकम, नहीं अगला टॉपिक कैजुअल इनकम, है ना। तो बेसिकली जो कैजुअल इनकम होती है ना वो होती है आपके पास लक और इनकम बाय चांस, है ना। तो लक और इनकम बाय चांस, तो भैया आपके लक फैक्टर से जो पैसा मिलता है, ठीक है, या बाय चांस आपको कोई पैसा मिल जाता है। अब बोले सर लक या बाय चांस कैसे, तो मान के चलिए जैसे आपके पास आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा, ठीक है, कि आजकल बड़ा फेमस हो रहा है वो MPL, या आप पैसे लगाते हो किसमें, ड्रीम 11, ये सब क्या है, सब सट्टे ही तो हैं, और क्या है, लीगल सट्टे हैं। तो इनसे जो भी आपको कमाई होती है, इवन जैसे हॉर्स रेस है ना, या कैमल रेस होती है अपने जैसलमेर में, है ना, तो घोड़े की रेस में पैसा नहीं लगता क्या, क्या पैसा लगता है इसमें, क्या घोड़े में पैसा लगता है, हाँ कैमल रेस में लगता है। अरे मूवी नहीं देखी रेस, देखी नहीं देखी, रेस 2 नहीं देखी, अरे उसका बहुत अच्छा किस्सा मैं तेरे को बताता हूँ। उसमें क्या होता है, सैफ अली खान होता है और जॉन इब्राहिम होता है ना। अब मान ले वहां पे क्या है, कुल मिला के 20 घोड़े हैं, ठीक है, तो 20 घोड़े हैं, तो जो सबसे बढ़िया घोड़ा होता है ना, और सबसे खराब घोड़ा होता है, अलग अलग घोड़े होते हैं वहां पे। तो एक घोड़ा ऐसा निकम्मा होता है उसमें जो आज तक कभी नहीं जीता, सबसे निकम्मा घोड़ा, उस घोड़े पे कोई पैसे नहीं लगाता, ये तो बिल्कुल बकवास घोड़ा है, तो हारता ही हारता है। तो भाई साहब सब पैसे किस पे लगाते हैं, इन पे ABCD अलग अलग घोड़ों पे लगाते हैं। सैफ अली खान बोलता है कि इसको छोड़ के वो क्या करता है, सबको खरीद लेता है और सारा पैसा इस गधे पे लगा देता है एक तरह से, ठीक है। और ये जो घोड़ा जो स्लो होता है उसको जिताया था वो। तो ये बोलता है वो, तो जॉन इब्राहिम से पूछते, बोला ये कैसे जीत गया, बोले इसको छोड़ के मैंने सबको खरीद लिया, तो अल्टीमेटली इसको जीतना ही था। तो एक्चुअल में क्या है, हॉर्स रेस में जब आप पैसा लगाते हो तो वो एज पर इनकम टैक्स जो है वो कैजुअल इनकम है, ठीक है। तो जो कैजुअल इनकम है वो टैक्सेबल है ना। या जैसे इवन आप कोई आप लॉटरी भरते हैं, या आपको पता होगा जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें गेम आता है क्रॉस पजल का, हाँ सुडोकू आता है, इस तरह से उसमें क्या होता है, वो बॉक्स बने रहते हैं अलग अलग, फिर एक बॉक्स इधर जुड़ रहा है, एक बॉक्स इधर जुड़ रहा है ना, नीचे हिंट लिखे रहते हैं, वो हिंट को पढ़ के आपको भरना होता है। तो ये जो जा रहा गेम है
ये सारे गेम, या मान लो आप शौकीन आदमी हो, क्लब में जाते हो, आपने यार क्लब में जाके क्या करते हैं, बोले सर पत्ते खेलते हैं, हम तो रमी खेलते हैं, पत्तों में जीतते हैं, कसिनो जाते हैं गोवा में। तो हाँ, ये जितनी इनकम है ना बेटा, ये सारी इनकम कौन सी इनकम होती है, कैजुअल इनकम होती है। ठीक है, चलो जी, तो इसमें आप लिखें एनी इनकम which is related with the any income which is related with the luck or it is received by chance or it is received by chance, then it will be known as casual income. It will be known as casual income, and 30% tax, and 30% tax will be deducted. 30% tax will be deducted on these type of income. 30% tax will be deducted on these type of income. 30% tax will be deducted on these type of income. ठीक है, चलो अगला कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें लिख लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, इनकम ऑफ प्लेइंग कार्ड, इनकम ऑफ प्लेइंग कार्ड, कॉमा लॉटरी, क्रॉस पजल, हॉर्स रेस, कैमल रेस, एटसेट्रा, ठीक है। इसमें आगे लिखें, there is no deduction will be allowed, of any expense related with the casual income, ठीक है। तो भैया कैजुअल इनकम से रिलेटेड मैटर में कोई भी रिडक्शन आपको नहीं दिया जाता। जैसे मान लो आपने कहा कि सर मैंने तो लॉटरी का टिकट खरीदा, अरे भाई कितने का खरीदा, बोले सर 500 रुपये का टिकट खरीदा, और बोले उसके बाद मेरी लॉटरी लगी 10,000 की। तो आपने टिकट खरीदा कितने का, 500 का, लॉटरी कितने की लगी, 10,000। तो भैया पूरी 10,000 की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलोगे कि 10,000 में 500 तो खर्चा ही हो गया, तो बोले सर मेरी इनकम तो 9.5 ही है ना, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, पूरे के पूरे जो 10,000 है उस पूरे 10,000 में इनकम टैक्स आपका लगेगा 30% के हिसाब से 3,000। ठीक है, तो ध्यान रखिए किसी भी खर्चे की डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। फाइन, चलो, तो ये हम लोगों ने आज फर्स्ट एक बेसिक पढ़ा है छोटा सा रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, बाकी आपको फिर कल पढ़ाएंगे और फिर इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, क्यों?